हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के एन एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कैसे आप सीजीएल व सीएचएसएल एग्ज़ाम में होने वाले डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में 100 में से 75 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। 75 मार्क्स प्लस मार्क्स लाना मतलब टॉपर्स में शामिल होना है, क्योंकि आप जानते हैं कि एसएससी, सीजीएल या सीएचएसएल दोनों के डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में एवरेज मार्क्स 50 से 60 के बीच होते हैं। ऐसे में यदि आप 75 प्लस मार्क्स लाते हैं तो आप कम से कम 15 से 20 नंबर की लीड ले सकते हैं। मैं आपको मेरा ही एग्जांपल दूंगा। मैंने सीएचएसएल 2018 के प्री एग्ज़ाम में 160 अंक प्राप्त किए थे, जो नॉर्मलाइजेशन के बाद थे। ऐसे में मुझे यकीन नहीं था कि मुझे मेरी मनपसंद पोस्ट मिल जाएगी, लेकिन डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में मैंने 100 में से 78 मार्क्स मिले, तो मेरे कुल मार्क्स 238 हो गए। और आप समझ ही सकते हैं कि मुझे अब मेरी मनपसंद पोस्ट मिल सकती है, क्योंकि 238 मार्क्स बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं। और ये सब कि मुझे डिस्क्रिप्टिव में 78 मार्क्स मिलने की वजह से हुआ। और मज़े की बात तो ये है कि मुझे 78 मार्क्स देने के बाद भी यूएफएम दे दिया गया था। मुझे किस शब्द के कारण यूएफएम दिया गया था ये तो आपको लास्ट में पता चलेगा, लेकिन खुशी की बात यह है कि जब यूएफएम के खिलाफ अभियान चलाया गया तो उसके बाद यूएफएम का नियम हटा दिया गया और अब मैं लिस्ट में आ गया हूँ और शायद मुझे मेरी मनपसंद पोस्ट मिल जाएगी। तो चलो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे 78 मार्क्स प्राप्त किए। तो ये देखो, ये मेरी कॉपी है, इसमें मैंने 78 मार्क्स प्राप्त किए। चलो आगे चलते हैं। दोस्तों, जब भी आप निबंध शुरू करो, मैंने हिंदी माध्यम में लिखा है तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा, जब भी आप निबंध लिखो तो उसमें कोई ना कोई कहावत या कोई किसी व्यक्ति का कहा हुआ कथन जरूर लिखें। यदि आपको किसी व्यक्ति का कहा हुआ कथन याद नहीं है, तब भी आप अपने मन से बनाकर लिख सकते हैं। अब जैसे सीएचएसएल के एग्ज़ाम में जनसंख्या नियंत्रण की हमारी सभी समस्याओं का समाधान है, इस पर निबंध पूछा था। तो मुझे कोई भी वाक्य याद नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे को जॉन माल्थस का नाम याद था, जो जनसंख्याविद थे। मैंने अपने मन से वाक्य बना दिया कि राष्ट्र के हित के लिए सीमित जनसंख्या वरदान, जबकि जनसंख्या विस्फोट अभिशाप है, और नीचे जॉन माल्थस लिख दिया। इससे लगा कि ये इनका वाक्य है, और कोई भी ये सर्च करने नहीं बैठता कि हमने इस वाक्य लिखा है वो इसी व्यक्ति ने कहा था या नहीं कहा था। तो आप बेझिझक कोई भी वाक्य लिखे और उससे आपका निबंध बहुत ही इफेक्टिव बनता है। अब देखिए, आगे मैंने निबंध लिखा, किसी भी राष्ट्र का निर्माण भूमि, जनसंख्या व स्वायत्ता में से मिलकर होता है। राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक है कि जनसंख्या इतनी हो कि संसाधन सभी को मिल सके, लेकिन भारत में 1980 के बाद से जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बन चुकी है। अब दोस्तों देखो, जब आप निबंध शुरू करो तो पहले छोटी सी, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 लाइन की भूमिका बनाएं, ताकि निबंध में भाव उत्पन्न हो। और जब भी अगर आप हिंदी में निबंध लिख रहे हैं तो आप हिंदी के जब कोई अंक लिखें तो भी ज़रूरी है कि आप हिंदी में ही लिखें। आप देख ली मैंने 1980 कैसे लिखा है। यदि इससे क्या है, जो चेक करता है उस पर असर पड़ता है कि लिखने वाले ने पूरा हिंदी में ही लिखा है। तो आगे देखिए, वर्तमान में भारत की जनसंख्या 135 करोड़ है, जो 2030 तक चीन को पार कर विश्व में सर्वाधिक होगी। अब देखो दोस्तों, मैंने 135 करोड़ को अंडरलाइन कर दिया है, जिससे चेक करने वाले पर इफेक्ट पड़ेगा कि मैंने आंकड़े भी दिए हैं। अब इसमें आगे भी देखोगे तो आप कई लाइनों पर ये अंडरलाइन पाओगे, जिससे मैं चाहता हूँ कि चेक करने वाला इन लाइनों को ज़रूर देखे। आगे चलते हैं। लेकिन हमारे पास संसाधन बहुत सीमित हैं। भारत के पास पूरे विश्व के भूभाग का केवल 4% भाग है, जिस पर विश्व की 20% से ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। यही कारण है कि देश में जल, जमीन, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं भी आम जनमानस को नहीं मिल पा रही है। अब देखो, मैंने जल, जमीन, स्वास्थ्य, शिक्षा इनको अंडरलाइन कर दिया। ज़्यादा 4% भाग है, 20% से ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, इनको अंडरलाइन कर दिया। इससे क्या है, चेक करने वाले पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और आपको नंबर मिलेंगे, जैसे मेरे को नंबर मिले हैं। आगे चलते हैं। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक देश की 40% आबादी के पास स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होगा। आज हालात यह है कि रेलवे के 1000 पदों के लिए 1 करोड़ फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब जैसे मैंने लिखा 1000 पदों के लिए 1 करोड़ फॉर्म भरे जा रहे हैं, या कोई डाटा फिक्स नहीं है, लेकिन आप अगर ये ऐसे वाक्य लिखते हैं जो आम जन से जुड़े हों, जिनको सभी जानते हों, उसका अलग ही इफेक्ट पड़ता है। मैं कहूँगा कि आप ऐसे वाक्य ज़रूर लिखें। और अगर आपको आंकड़े एग्जैक्ट पता भी नहीं हो तब भी आप लिखेंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, बल्कि इफेक्ट ज़्यादा ही पड़ेगा।
क्योंकि चेक करने वाले को भी आंकड़े नहीं पता होते, सच्चाई यही है। चलो आगे चलते हैं। यह देश में जनसंख्या विस्फोट की भयावह स्थिति को दर्शाता है। हमारा पड़ोसी चीन बहुत पहले ही वन चाइल्ड वन पॉलिसी अपनाकर अपने देश की जनसंख्या को नियंत्रित कर चुका है, आज महाशक्ति बनने की कगार पर है। तो दोस्तों ऐसे आप पड़ोसी राज्यों के, पड़ोसी देशों के उदाहरण दोगे, उसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और जो भी आपको स्पेशल चीज़ लगे उसको ज़रूर अंडरलाइन कर दें, ताकि पढ़ने वाले पर बहुत इफेक्ट पड़े। अंत ये सही लास्ट में आपको ख़त्म कर इस प्रकार के शब्दों से करना है, जैसे अंततः है, फलस्वरूप, ताकि उसको लगे कि अब ख़त्म होने वाला है, वो तैयार हो जाए निबंध के ख़त्म होने के लिए। चलो अंततः यह सही है कि एक सीमित जनसंख्या देश के विकास के लिए आवश्यक है, लेकिन यदि हम भावी पीढ़ी के लिए संसाधन छोड़ना चाहते हैं तो जनसंख्या नियंत्रण ही समाधान है। इसी के द्वारा हम हमारे मानव संसाधनों का इष्टतम उपयोग कर सकेंगे और भारत विश्व में महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर होगा। तो देखिए दोस्तों, मेरे को इसमें 39 मार्क्स मिले हैं। तो जो चीज़ें मैंने बता दी वो तो है ही, साथ में आपको मैं कहना चाहूँगा कि आपको वहाँ बहुत टाइम मिलता है, तो आप एक एक अक्षर बहुत राइटिंग जमा कर लिखें। मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे पता था कि एग्ज़ाम में बहुत टाइम बचता है, तो मैंने एक एक अक्षर बहुत जमा कर लिखा। विशेषकर जब आप निबंध लिखो तो उसमें तो बहुत ही अच्छी सी राइटिंग लिखो। क्यों? क्योंकि देखो मेरे को इसमें निबंध में 39 मार्क्स मिले। इसी की देखी मैंने लेटर इतना अच्छा नहीं लिखा, लेकिन जब पहले ही चेक करने वाले पे इफेक्ट पड़ गया था, जिसके कारण मुझे लेटर में भी 39 मार्क्स दे दिए। अब देखना मेरा लेटर इतना इफेक्टिव नहीं लगेगा आपको, लेकिन चूंकि आपने पहले ये पढ़ा और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लिखा था मैंने, इसी का इस इफेक्ट उस पर भी गया और मेरे को उसमें भी 39 मार्क्स मिले, और यही कारण है कि मेरे को 78 मार्क्स मिले, जो बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। चलो आपको लेटर दिखाते हैं। आप सिवानिया शिव निवासी CGO कॉम्प्लेक्स लोधी रोड नई दिल्ली निवासी हैं, अपने छोटे भाई नमन को पत्र लिखकर सेल फोन के अत्यधिक प्रयोग से होने वाली हानियों को अवगत कराएं। सर आप दोस्तों, आपको लेटर का फॉर्मेट तो पता ही होगा, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं लेटर के फॉर्मेट पर नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा कि कैसा लिखा जाए। CGO कॉम्प्लेक्स लोधी रोड नई दिल्ली। अब देखो मैंने अंक वापस यहाँ पर हिंदी में लिखे हैं, आप भी हिंदी में ही अंक लिखें। फिर जो लाइन छोड़नी है वो सब आपको पता है, दिनांक कैसे लिखते हैं ये भी मैंने वापस देखो यहाँ पर हिंदी में ही अंक लिखे हैं। फिर ये अनुज नमन सुभाषित, ये देखो मैंने इसमें गलती भी कर दी छोटी सी, लेकिन मेरे को फिर भी 39 मार्क्स मिले। क्यों? क्योंकि मैंने इफेक्ट पहले ही डाल दिया था। आगे चलते हैं। यहाँ सब कुशल मंगल है और आशा करता हूँ तुम भी वहाँ सकुशल होंगे। कल तुम्हारे हॉस्टल निरीक्षक का पत्र मिला जिसमें तुम्हारे अत्यधिक सेलफोन इस्तेमाल करने की शिकायत थी। अनुज, सेलफोन का अत्यधिक प्रयोग स्वास्थ्य के लिए तो घातक है ही, साथ ही यह तुम्हारे भविष्य के लिए भी अच्छा नहीं है। लंबे समय तक सेल फोन की स्क्रीन को देखने से तुम्हारी आंखें खराब हो सकती है। वैज्ञानिक तौर पर यह प्रमाणित हो चुका है कि मोबाइल रेडिएशन से कैंसर तक हो सकता है। सेलफोन पर अनावश्यक सामग्री से समय की बर्बादी तुम्हारी आगामी परीक्षाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। सेलफोन में ईयरबड लगाकर संगीत सुनने से श्रवण क्षमता पर भी बुरा असर पड़ेगा। अब देखो दोस्तों, ईयरबड है, हमें को वहाँ पर ही इंग्लिश के शब्द लिखने से बचना चाहिए। देखो मेरे यहाँ पर इसमें गोले लगा दिया, लेकिन मैंने बहुत देर तक सोचा कि ईयरबड का हिंदी भी क्या लिखूँ, तो मैंने लिख दिया। तो ऐसे ज़्यादा लोड न लें, अगर कुछ आपको शब्द आए भी नहीं तो भी आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, बस उसको देवनागरी लिपि में लिखें। जब भी आपको लेटर या कुछ भी अंत करना हो तो अतः जरूर लगाए, ताकि उस चेक करने वाले को पता चल जाए कि अब ख़त्म होने वाला है निबंध या लेटर। अतः आशा करता हूँ कि तुम मेरे सुझावों पर ध्यान दोगे और सेलफोन का प्रयोग सीमित करोगे। माताजी ने प्यार व गुड्डू ने प्रणाम बोला है। तो अब देखो दोस्तों, वो घड़ी आ गई जब मैं आपको बताऊँ मुझे यूफॉर्म क्यों मिला था। इसमें मैंने लिखा है माता ने प्यार व गुड्डू ने प्रणाम बोला, तो गुड्डू पर मेरे को गोला लगाकर यूएफएम दे दिया कि गुड्डू किसी का नाम है। जबकि मैं आपको बताऊंगा कि CHS 2017 में मैंने गुड़िया ने प्रणाम बोला है लिखा था, और मुझे उसमें यूएफएम नहीं मिला था, और इसमें मुझे गुड्डू लिखने पर यूएफएम दे दिया था। जो भगवान का शुक्रिया है कि मुझे अब यूएफएम हटा दिया गया है और मेरे मार्क्स काउंट हो रहे हैं। भावी शुभकामनाओं सहित तुम्हारा अग्रज शिव। तो दोस्तों, मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि कैसे मार्क्स लाए जाए और कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, और जो तरीके मैंने बताए कम से कम आप उन पर और ध्यान रखें। यदि आपको कुछ पूछना हो, यदि आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको पर्सनली भी रिप्लाई करूँगा, और मैं आप अपने नंबर भी दे दूँगा अगर कोई चाहेगा कि कैसे तैयारी करनी है। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि मेरे CGL 2018 में 600 में से 522 मार्क्स हैं,
और डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट आना बाकी है, शायद उसमें मैंने इससे भी अच्छा लिखा है, शायद मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, तो मैं वो कॉपी भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और यदि कोई सीजीएल की तैयारी कर रहा है और मेरे से पर्सनल गाइडेंस भी चाहता है तो कमेंट कर दे, मैं उसको पर्सनली बता दूंगा कि कैसे तैयारी करना है। चलो दोस्तों, बाय।